हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्सव क्लासेस एमडीएस पर। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके मिक्स यूपीएससी लेवल और बहुत ही हाईलाइट और करंट जीके हैं और मिक्स आपको यहाँ पे फैक्ट और मैं आपको विवरणात्मक रूप से यानी कि इनकी डिटेल में चर्चा हम करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सबसे पहली और सबसे हाईलाइटेड बात यह है कि पहली बार WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया की पहली वैक्सीन को मान्यता दी है, यानी अपनी मोहर लगा दी है। ठीक है, तो वो वैक्सीन कौन सी है दुनिया भर में। अब एक आंकड़े को समझिए कि दुनिया भर में होता क्या है कि हर 2 मिनट में एक बच्चे की मौत जो है वो मलेरिया की वजह से हो जाती है। और मलेरिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो अफ्रीकी देशों में है। और अफ्रीका के केन्या, घाना और मलावी में 2019 से मलेरिया वैक्सीन प्रोजेक्ट चल रहा था और अब WHO ने फाइनली अपनी मोहर लगा दी एक वैक्सीन पर। वैक्सीन ऐसी होती है दोस्तों, वैक्सीन और इंजेक्शन की जो दूसरी दवाई होती है उसमें फ़र्क क्या होता है। वैक्सीन ऐसा है दोस्त कि अगर एक बार लग गई तो उसके बाद हम प्रोटेक्ट हो गए, ये ढाल की तरह काम करती है। उसके बाद हमारे पास वो बीमारी नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन जो सामान्य इंजेक्शन होते हैं वो बीमारी आने के बाद लगते हैं, लेकिन वैक्सीन बीमारी से पहले लगती है। ये फर्क होता है। ठीक है, इस वैक्सीन का नाम आप याद रख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। इस वैक्सीन का नाम है RTS या मॉस्की रिस्क वैक्सीन। ठीक है, और मलेरिया संक्रमण किससे होता है, क्वेश्चन कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और डेंगू मादा एडिज नामक मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, ये मच्छर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, इसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। मलेरिया से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो मलेरिया के बचाव के लिए हम मच्छर जाली का प्रयोग करें, घर के आसपास जल भराव न होने दें, फल एवं हरी सब्जियां खाएं ताकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। ये 3 बातें आप ध्यान रखिए, दूसरी बीमारी भी नहीं होगी। एक और ट्रेंड में बात चल रही थी कि भाई देश में कोयला ख़त्म हो गया, बिजली नहीं आएगी। तो चलिए समझ लेते हैं कि आखिर बिजली से कोयला मतलब कोयले से बिजली कैसे बनती है। बिजली से कोयला नहीं, कोयले से बिजली कैसे बनती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कोयले को पाउडर बनाया जाता है, उसको एक बॉयलर में डाला जाता है। देखिए प्रोसेस देखिए, ये यहाँ पे एक टैंक है, कोल्ड टैंक। यहाँ से पाउडर बनाने के बाद ये एक बॉयलर है, इस बॉयलर के अंदर कोयला आ रहा है, यहाँ पे जलता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे जलता है। और यहाँ पे फिर इसमें से पानी आ रहा है, ये यहाँ से पानी आ रहा है इसके अंदर, और ये पानी इसमें से गुजर रहा है। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर से जब पानी गुजरता है तो वो भाप के रूप में एक खतरनाक प्रेशर के रूप में यहाँ से फिर रिलीज़ होता है और ये पावर लगाता है कहाँ पे, जहाँ पे टरबाइन लगा हुआ होता है। और वो टरबाइन डायनामो से जुड़ा हुआ होता है। तो ये प्रेशर क्या करता है, उस टरबाइन को घुमाता है। जैसा वाटर एक टरबाइन को घुमाकर बिजली बनाता है, हवा भी एक टरबाइन को घुमाकर बिजली बनाती है, उसी प्रकार इस टरबाइन को भाप से घुमाया जाता है। उसके बाद बस फिर क्या होना था, फिर बिजली बनना शुरू हो जाती है। और उस पानी को रिसाइकल करने के लिए, जो पानी यहाँ पे यूज़ होता है, उस पानी को ठंडा करने के लिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। कूलिंग लिख रखा है ना ऊपर, कूलिंग टॉवर क्या लिखा है, टोटर क्या लिखा है। तो उस पानी को रिसाइकल करने के लिए इसमें ठंडा किया जाता है, ऊपर से पानी को गिराया जाता है ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। प्रोसेस पूरी समझा दी, आगे बढ़ते हैं। आंकड़ों पर चलते हैं कि देश में पैदा होने वाली जो 70% बिजली है वो थर्मल पावर यानी कि इसी से, कोयले से उत्पादित होती है। कुल प्लांट 137 प्लांट जो अपने देश में वो कोयले से चलते हैं, टोटल 137 प्लांट। और भारत में कोयला उत्पादन, भारत जो है कोयला उत्पादन में चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। फिर भी यहाँ पे हमें 20 से 25% कोयला बाहर से मंगवाना पड़ता है और इसका कारण ये है हमारे कोयले की क्वालिटी कमज़ोर है, वो अधिक समय तक नहीं जलता। कोयले से बिजली बनने की प्रक्रिया समझा दी है मैंने, आगे चलते हैं। एक और ट्रेंड चल रहा है, सारी चीज़ें करंट ही आज। NCB और NDPS एक्ट 1985 क्या होता है। आर्यन ड्रग्स केस आपने सुना होगा, आर्यन पर ड्रग्स का केस चल रहा है। और इस NCB का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट बन सकता है किसी परीक्षा में।
NDPS एक्ट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। पढ़ लिया भाई, मैंने पढ़ लिया, 1985। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में है। और NCB की स्थापना NDPS एक्ट 1985 के तहत इसकी स्थापना NCB की 17 मार्च 1986 को हुई थी, याद रखिएगा। इस अधिनियम में अब तक 3 बार संशोधन हो चुके हैं, एक 1988 में, दूसरा 2001 में और तीसरा 2014 में संशोधन हुआ है। और इस अधिनियम के बारे में और भी इंपॉर्टेंट बातें, इस अधिनियम के तहत उपयोग एवं तस्कर के उपयोग व मात्रा के आधार पर दंड दिया जाता है। जैसे कि आप गांजा उपयोग कर रहे हैं तो मात्रा क्या है, तस्कर के रूप में मात्रा है या फिर आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में पीने के लिए यूज़ कर रहे हो भाई, तो उसी आधार पे आपकी सज़ा और जुर्माना होगा। अब अल्प मात्रा के लिए 10 वर्ष की सज़ा और कारावास हो सकता है। उसी के साथ यह जुर्माना 10,000 से अधिक जुर्माना लग सकता है। और वाणिज्यिक क्रय विक्रय यानी तस्करी के रूप में अगर आप मात्रा अधिक यूज़ कर रहे हो तो 20 वर्ष तक का कारावास, इससे भी अधिक, और कम से कम 1 लाख तक का जुर्माना, मतलब या 2 लाख तक भी जुर्माना हो सकता है। ठीक है, NDPS की मुख्य धाराएं, जो सबसे हाईलाइटेड धाराएं हैं, उन धाराओं को समझ लेते हैं गाइस। धारा 35 ए, इस धारा के तहत अगर अपराधी दूसरी बार फिर दोषी पाया जाता है, एक बार तो तस्करी कर लेके जा रहा था, माल पकड़ लिया, दूसरी बार फिर लेके जा रहा है, तो वही लपेटे में आ जाएगा वो, और मृत्युदंड की सज़ा उसको दी जा सकती है। अब तक शायद 3 बार मृत्युदंड दिया जा चुका है इस मामले में, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने पढ़ा था। लेकिन एक बार आपके लिए टास्क है, ज़रूर देखिएगा खोल के। धारा 15, लाइसेंस का उल्लंघन करने पर सज़ा। जैसे कि मेरे पास अफीम का लाइसेंस है, मैं अफीम की खेती करता हूँ, लेकिन मैंने अगर उसको उल्लंघन किया, जैसे कि 10 आरी दिया और मैंने 20 आरी अफीम लगा दिया, तो इस धारा के तहत मेरे ऊपर मुकदमा होगा। धारा 17, अवैध तरीके से अफीम का उत्पादन और क्रय विक्रय करने के संबंध में कम मात्रा के लिए 1 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना, अधिक मात्रा के लिए 10 से 20 साल तक की सज़ा हो सकती है और 20 लाख का जुर्माना हो सकता है। बहुत बड़ी बात। धारा 8C, ड्रग्स व दूसरे नशीले पदार्थों के उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, उपयोग करने के संबंध में उल्लेख दिया गया है धारा 8C में। धारा 20B, भांग के उपयोग में, जो भांगेड़ी होते हैं, भांगेड़ी, उनके लिए इसमें अच्छे से व्यवस्थित वर्णन है। धारा 35, आपराधिक मानसिकता के संबंध में, यानी कि जो व्यक्ति धूम्रपान करता है, मादक पदार्थों का सेवन करता है, मानसिकता को अपराधी माना जा सकता है। अब देश का सबसे लोकप्रिय ड्रिंक गाय का दूध कहाँ पे है, कौन से देश में गाय का दूध सबसे लोकप्रिय ड्रिंक बन चुका है? और भारत में गाय की स्थिति आप रोज़ देखते हैं सड़क पर। तो यहाँ पे देखिए, ये अफ्रीका का एक देश रवांडा है, अफ्रीका का एक देश रवांडा है। और देश रवांडा में 1994 में एक खतरनाक तरीके से वहाँ पे असामाजिक तत्वों के आपसी मतभेद के कारण नरसंहार हुआ था 1994 में। एक अल्पसंख्यक समुदाय है वहाँ पे, जिसे टुत्सी नाम है उसको निशाना बनाया गया था, और आपसी लड़ाई में करीब 8 लाख लोग मारे गए थे। अब गाय का दूध का इससे क्या संबंध है भाई? तो गाय का दूध का इससे ये संबंध है कि रवांडा में गाय के दूध को इसलिए लोकप्रिय बनाया गया कि मान्यता है, और ये सच भी है, कि इसके परिणाम लोगों में शांति होती है, इसके अलावा तनाव कम होता है। ठीक है, क्योंकि गाय की जैसी मानसिकता होगी, उसका दूध पीने वाले की मानसिकता भी ऐसे ही होती जाएगी। और भैंस की दूध पियोगे तो मानसिकता में कुछ ऐसा ही बदलाव आएगा। गाय का दूध अर्थव्यवस्था एवं कुपोषण का एक विकल्प भी है, क्योंकि रवांडा देश काफ़ी गरीब देश है और यहाँ पे अधिकतर पशुपालन किया जाता है। और यहाँ के राष्ट्रपति ने सन 2006 में गिरिंका नामक योजना चलाई थी। इसके तहत गरीब परिवार को एक गाय गिफ्ट की गई थी, और अपने मोदी जी भी जा पहुँचे थे भैया।
इन्होंने 2018 में गए थे रवांडा युगांडा 2 जगह गए थे, आपको पता होगा। 200 गाय प्रदान करके आए इस गांव को, ठीक है। और यहाँ पे अपने देश में गाँव की दुर्दशा हुई पड़ी है। और बात कर ही लेता हूँ मैं कि आप बड़ी सिटी में देखिए, गाय सड़क पे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाय को भी नुकसान हो रहा है, कुछ लोगों को भी नुकसान हो रहा है। काफ़ी मतलब कि ऐसी जगह ही नहीं बची कि गाय जहाँ रह सके, चर सके। बहुत अच्छा सुझाव मैं देता हूँ, अगर सरकार तक ये वीडियो पहुँचा दो तुम तो क्लिप काट लेना मेरे इस वीडियो का और पहुँचा देना। गाय से क्या फ़ायदा हो सकता है? ये लोग डेयरी बना रहे हैं, गाय का तो सब बिकता है, डेयरी बना रहे सरकारी, इन्होंने पहल की है, लेकिन अमल लाने तक क्या स्थिति रहती है? अमल नहीं ला रहे हैं इस लोग सही ढंग से। वहाँ पे अब इतनी सारी गाय हैं, गायों को रखो, घी गाय का बहुत महंगा औषधि के रूप में बिकता है, गाय का दूध भी औषधि के रूप में बिकता है, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, सब कुछ औषधि के रूप में बहुत महंगा बिकता है। यानी ये एक उद्योग है भाई। और हो सकता है गरीब लोगों को यहाँ से आप कम दाम में दूध दे सकते हो, देश को चला सकती है गाय, लेकिन मती मारी गई है, ठीक है। इस देश में एक आंकड़ा आया अभी, सबसे भरोसेमंद लोग कौन है? डॉक्टर्स, दूसरे नंबर पे सेना, उसके बाद टीचर्स, और सबसे कम भरोसा दुनिया को और भारत को किस पे है? नेता, मंत्री, पत्रकार, ठीक है। इसके बारे में वीडियो आने वाला है बहुत जल्द। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग को पढ़ना चाहते हैं, मतलब आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं, सॉरी, तो आप factclass.com पर विजिट करें। ये मेरी वेबसाइट है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, मेरी मेहनत, आपका नॉलेज। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।